नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज अचानक मैं एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ, जो मैंने तो नहीं की है, लेकिन वो स्टोरी भारत में उस पर बातचीत नहीं हो रही है पिछले 6-7 दिन से। जैसे बहुत सारी चीज़ों पर हम देखते हैं कि जो हमारा अभी अरुणाचल में तवांग पर एक घटना हुई, कुछ चीनी सैनिक हमारी सीमा में घुस गए थे, फिर भारतीय सैनिकों से हमारी सेना से उनकी मुठभेड़ सी हुई। कुछ हमारे सैनिक गुवाहाटी के अस्पताल में आए, तब ये खबर बाहर आई 4 दिन बाद। लेकिन ये उससे बहुत अलग और बहुत बड़ी सी खबर है। ये वॉशिंगटन पोस्ट नाम के दुनिया के एक बहुत प्रसिद्ध मीडिया ग्रुप में ये खबर आई और 9 तारीख से ये है, लेकिन भारत में कहीं इसको न सार्वजनिक हमारे विमर्श में, और इस समय संसद भी चल रही है, और न ही मीडिया के जो बड़ा स्पेक्ट्रम है उसमें कहीं इसको चर्चा मिली। हालांकि ऐसा अब लगातार हो रहा है कि ऐसे हर मसले पर ये पहली बार हो रहा है। ऐसा भारत में आजादी के बाद से कभी नहीं हुआ। बहुत से मामले आए, बोफोर्स का मामला अभी बहुत पुराना नहीं है, जिसमें सरकार को लेने के देने पड़ गए थे। एक वो चुनाव हार गई थी और उसे आखिर तक उसमें जांचें होती रही, बहुत तरह के, और मुद्दा वो हमेशा जीवित रहा, आज भी उसकी चर्चा होती है। लेकिन इधर हम लोगों ने पिछले 7-8 साल में एकदम दूसरी तरह का नजारा देखा है। नंबर एक, तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग ही खत्म हो गई है। उसकी वजह है कि मीडिया का दम घोटा जा रहा है। मीडिया एक अलग तरह का व्यवहार कर रहा है। दुनिया के मीडिया के जो भी मॉनिटर्स हैं वो बता रहे हैं कि भारतीय मीडिया लगभग जो दुनिया में बहुत पिछड़े हुए और या तानाशाही से भरे हुए समाज हैं, उनकी तरह से सक्रिय है या उस तरह से परेशानियां झेल रहा है। उसका दुनिया में 182 देशों में 150वां नंबर है मीडिया की आज़ादी का हमारे देश में इस समय। आप देखते ही हैं, इस पर रोज़ चर्चा होती है, इस पे बहुत तरह से बहुत बातें कही जा चुकी हैं, मैं उसको दोहराऊँगा नहीं, आप जानते हैं। लेकिन वो जो सबसे बुरा काम कर रहा है, एक, जैसा मैंने कहा कि अब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग खत्म हो गई है, क्योंकि संस्थानों के पास इस मद में पैसा डालने के लिए या तो नहीं है या उनकी इच्छा नहीं है। और जो कुछ लोग ये सब काम करने की कोशिश करते हैं, वो साधनों के अभाव में ये काम नहीं कर सकते। जिस स्टोरी पर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, इस पर लगभग 1 साल काम किया गया है। ये वॉशिंगटन पोस्ट में, अमेरिका के एक बहुत प्रसिद्ध जर्नल में छपी, और इसमें उनके 3 विशेषज्ञ संवाददाता, जिसमें एक हिंदुस्तान में तैनात ब्यूरो चीफ, उनकी कोरिया में तैनात एक अन्य प्रतिनिधि और एक अन्य आर्थिक विशेषज्ञ जिसको उन्होंने साथ लगाया, इन लोगों ने उस पर काम किया। उन्होंने अपने आप बताया है कि उन्होंने मतलब सैकड़ों लोगों से इंटरव्यू किया इसके लिए। उन्होंने बांग्लादेश की सरकार, भारत के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कार्यालय, बांग्लादेश के एनर्जी सेक्टर के डायरेक्टर्स वगैरह, भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय, कई मंत्रालयों में, कॉमर्स मिनिस्ट्री और अन्य में, और दर्जनों काम कार्यरत बाबुओं से, अफसरों से, और दर्जनों रिटायर्ड अफसरों से बात की। उन्होंने जिस औद्योगिक घराने के बारे में ये रिपोर्ट थी, उसको भी बहुत डिटेल्ड क्वेश्चनर भेजा। तमाम लोगों से उन्होंने उनका वर्जन लेने की कोशिश की। ये सब काम वो बहुत एक लंबे समय से करते रहे। उन्होंने आरटीआई का भी सहारा लेने की कोशिश की। उसमें उनके 6 महीने खराब हुए। 6 महीने बाद उनसे कह दिया गया कि वो संबंधित रिकॉर्ड ही गायब, उपलब्ध ही नहीं है, मना कर दिया गया। इतनी मेहनत के बाद कोई इस तरह की रिपोर्ट तैयार होती है, इसमें विभिन्न देशों की सरकारें भी शामिल थीं, बांग्लादेश की खासकर, जिस स्टोरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2 देशों में एक साथ इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। ऐसा आप समझ ही सकते हैं कि भारत में तो कोई, हमारे तो मीडिया जो है, जो टेलीविज़न मीडिया लीड करता है, वो शाम को कुत्तों की लड़ाई दिखाता है। वो विभिन्न राजनीतिक दलों को या तो के प्रतिनिधियों को बुला के झगड़ा कराएगा, या वो हिंदू मुसलमान बुला लेता है, किसी मौलवी को, किसी को हिंदू महासभा से बुला देगा, आरएसएस से बुला देगा, किसी को राजनीतिक विशेषज्ञ बताएगा, वो भी वही निकलेंगे, फिर वो मारपीट झगड़ा, कई जगह मारपीट भी हो चुकी है, आपने देखा। तो मीडिया माने एक अजब तरह का प्रहसन, जो दुस्वप्न जैसा है, वही हमारे सामने है। ऐसे में जब इस तरह की बड़ी स्टोरीज आती हैं, जैसे रफाल पर आई थी, रफाल पर जो भी हमारे यहाँ सूचनाएं आई, एक द हिंदू ग्रुप को छोड़ के बाकी सब के सब फ्रांस के मीडिया ने हमारे सामने रखी।
हमने कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया। ये पहली बार है कि हम अपनी किसी स्टोरी को फॉलो भी नहीं कर रहे हैं। उल्टे ये हुआ कि हमारे मीडिया ने उसको दबाने की कोशिश की और जहां-जहां से उसके जो लूप होल्स निकल रहे थे, उनको बदनाम करने की कोशिश की, इसको अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र बताने की कोशिश की और पश्चिम और विकासशील देशों के बीच जो अंतर्विरोध है, उसके ऊपर मढ़ने की कोशिश की, वगैरह, वगैरह, वगैरह। फिलहाल ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है, अंग्रेजी में एक टर्म है प्रचलित, अभी मैं उसकी डिक्शनरी में देख रहा था, क्विड प्रो क्वो। यानी कोई ऐसा काम जिसमें आप किसी चीज से किसी से एहसानमंद हैं, वो एहसान उतारने के लिए आप उस काम को करते हैं। जब इसको सार्वजनिक जीवन में या शासकीय जीवन में इस टर्म का प्रयोग होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि आप किसी को किसी एक पुराने कारण से जिसमें आपको लाभ मिला हो, लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं सरकारी तंत्र के जरिए। ये कहा जाता है, ये बहुत यूजुअल टर्म है। अब ये एक अपराध माना जाता है। अब जो स्टोरी है वो ये बताती है, गौतम अडानी साहब, आप सब परिचित हैं, हजारों बार हजारों तरह से नाम उनका आता ही रहता है। तो ये गौतम अडानी साहब के एम्पायर के बारे में है। उस एम्पायर के बारे में बहुत चीजें बहुत तरह से आ चुकी हैं। ये एक स्पेसिफिक स्टोरी है उनके एक खास बिजनेस के बारे में, उस बिजनेस में हुए फैसलों के बारे में, और उससे उनको कैसे लाभ हुआ और कैसे भारत को नुकसान हुआ और बांग्लादेश को नुकसान होगा, ये वो तथ्य बता रही है। और कैसे हमारे सरकार ने जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दावे किए, वायदे किए, उनको इस व्यक्ति की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कैसे अमल में तोड़ा है। ये सब सच्चाइयां वो लेके आती है। जब आप इसकी डिटेल्स उस स्टोरी में पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया मेरी की हुई स्टोरी नहीं है, मैं तो उसे पढ़ के आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं कि वो स्टोरी गायब की जा रही है। इस स्टोरी को जानना चाहिए। बहुत मेहनत से एक इन्वेस्टिगेटिव टीम ने, जो अंतरराष्ट्रीय एक मीडिया की है, इस स्टोरी को, जो हमारे भारत के भारतीयों के लिए रुचिकर होनी चाहिए, उनके जीवन को प्रभावित कर रही है, वो खोज के लाए हैं। तो इसलिए आपको जानना चाहिए। ये आपसे छुपाई जा रही है, इसलिए मैं इसको आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये स्टोरी बताती है कि इस मामले में एक और भारत सरकार के बहुत सारे फैसलों से अडानी ग्रुप को करीब 82,000 करोड़ का कम से कम फायदा हो रहा है। दूसरी ओर भारत को इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि उसको सिर्फ पॉल्यूशन मिल रहा है, प्रदूषण मिल रहा है। क्योंकि दुनिया में जो कोयला से बनने वाली बिजली है, ये एक कोयले के बिजली घर के बारे में। तो जो कोयले से बनने वाली बिजली है, दुनिया में यूनाइटेड नेशंस, पर्यावरणविद, बहुत सारी सरकारें, बहुत सारे फैसले इसको हतोत्साहित कर रहे हैं। आज दुनिया में सबसे ज्यादा चीन, उसके बाद भारत ही कोयले से बिजली बनाते हैं। बाकी सब अपने यहाँ कोयले से बनने वाली बिजली को कम करते जा रहे हैं। यूरोप में बहुत बड़ी संख्या में इसको कम किया गया है, अमेरिका कर रहा है, अन्य देशों में हतोत्साहित करने की बात होती है। चीन ने भी इसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि बहुत बड़ा औद्योगिक देश है, अभी वो बहुत कुछ बनाता है। नए प्लांट्स न लाने की बात वो अमल में ला रहा है। लेकिन भारत में अभी एक ऐसा प्लांट हमारे गरीब राज्य झारखंड में, उसकी एक बेहद गरीब आबादी गोड्डा जिले में, ये अभी शुरू होने जा रहा है। और ये रोज जो है करीब 50 टन से ज्यादा या उससे भी ज्यादा इतने कोयले का प्रज्वलन करेगा, और उससे जो राख और पॉल्यूशन होगा, जो उसके आसपास के कम से कम 200 किलोमीटर के एरिया को तो सीधे प्रभावित करेगा। ये हम जानते हैं। ये हमारे पुराने जो दूसरे कारखाने हैं वो कर रहे हैं, और उससे वहां की वनस्पति पर और मनुष्यों पर नुकसान होगा। लेकिन अगर इसका, इस उत्पादन का कोई फायदा भारत को भी होता, तो भी इसमें बात बनती थी। लेकिन जो तथ्य है वो बताते हैं कि भारत से इसका सिर्फ इतना संबंध है कि जो प्रदूषण पैदा होगा, उससे, उसका निदान भारतीयों को खुद करना पड़ेगा, अपने जीवन से, अपने स्वास्थ्य से, अपनी वनस्पति से। बाकी इस पूरे प्लांट से उनको कुछ नहीं मिल रहा है। ये प्राइवेट प्लांट है, जिसकी जमीन औने पौने दर पर उस समय की बीजेपी सरकार ने कब्जा करा के अडानी साहब को दी, जिसका विरोध करने पर वहां के स्थानीय विधायक को 6 महीने जेल में रखा गया, और बहुत सारे लोगों के साथ दमनात्मक कार्रवाई हुई, और अल्टीमेटली
एडमिनिस्ट्रेशन की फोर्स के जरिए गरीबों से डरा धमका के सहमति हासिल कर ली गई। ये रिपोर्ट ये सब डिटेल बताती है। और ये जो बिजली बनेगी, ये सारी की सारी बिजली एक टैक्स फ्री जोन में बनने जा रही है। बताइए, ये बिजली जो बन रही है और ये जाएगी सारी की सारी बांग्लादेश। सारे का सौदा हो चुका है, ये बांग्लादेश जाएगी। उसके डिटेल्स में बाद में बताऊंगा। लेकिन ये बनेगी गोड्डा में, हमारे कोयले से बनेगी, कुछ आयातित कोयले से बनेगी जो अडानी साहब का अपना बिजनेस है उसमें से बनेगी। हमारा सिर्फ एक रिश्ता रहेगा कि जो वो प्रदूषण करेगी उससे गोड्डा के पूरे इलाके में और झारखंड में और भारत देश के आसमान में कालिख पैदा होगी, पॉल्यूशन पैदा होगा और उससे जो बीमारियां होंगी वगैरह वगैरह, उसकी कीमत भारत चुकाएगा। और यहां पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके लिए कानून बदलकर इस इलाके को SEZ में कर दिया गया है। कानून था 2016 में कि कोई एक यूनिट वाला, कोई एक बिजली घर वाले इलाके में कभी SEZ नहीं हो सकता। लेकिन 2019 में सुरेश प्रभु के जमाने से इस स्टोरी में बताया गया है कि इस कानून को बदल के अडानी को फायदा दिया गया। अब वो SEZ में आ गया, इसलिए अडानी को अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा और करीब 35,000 करोड़ का उनको इसके कार्यकाल में 20 साल में फायदा होगा। ये बिजली पूरी की पूरी कैसे ये सौदा हुआ और क्यों ये कारखाना गोड्डा में लगा, ये सारा विस्तार से बताती है। 2015 में जून में हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश की यात्रा पर जाते हैं और वहां बढ़िया मीटिंग्स होती हैं। आप जानते हैं सरकार ने आते ही बांग्लादेश के साथ एक करार करके हमारे कई गांवों की जमीन बांग्लादेश को दे दी थी जिस पर विवाद था। और ये कहा जाता था कि जब उस मामले पर मनमोहन सिंह सरकार या कांग्रेसी सरकारों ने जब जब फैसला करने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी और RSS और तमाम ऐसे संगठनों ने देश की नाक का सवाल, 1 इंच जमीन नहीं देंगे वगैरह कह के वातावरण बना रखा था। लेकिन जैसे ही सरकार मोदी जी की आई, उनको कई गांव की जमीन गांव समेत दे दी गई और वहां की आबादी ले ली गई। ये हुआ, इससे एक वातावरण बना। उस वातावरण को इनकैश करने के लिए मोदी जी बांग्लादेश जून 15 में जाते हैं और उसके तत्काल बाद गौतम अडानी के साथ बांग्लादेश की सरकार एक समझौता करती है। उस गोपनीय समझौते के दस्तावेज इस रिसर्च टीम ने जो वाशिंगटन पोस्ट की है हासिल किए और उनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन कराया। जो अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं, जो कोयले से बनने वाली बिजली और ऊर्जा के क्षेत्रों में दुनिया में क्या कुछ हो रहा है उस पर अध्ययन करते हैं और टिप्पणियां करते हैं, लेख लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, वक्तव्य देते हैं। ऐसे कई विशेषज्ञों से उन्होंने इस डॉक्यूमेंट का, जो एक गोपनीय डॉक्यूमेंट था बांग्लादेश सरकार और अडानी के बीच और बहुत विस्तृत था, उसका अध्ययन कराया। और उसके अध्ययन के बाद उन्हें ये सारे तथ्य पता चले जो हमारे आपके सामने अब इस रिसर्च स्टोरी के जरिए आए हैं। बांग्लादेश भी जो इस समय जो उसके पास अपने संसाधन है उनसे, उसमें वो 40% कम उत्पादन कर पा रहा है। यानी अभी उसको तात्कालिक सौदे की कोई जरूरत नहीं थी। ये दो सरकारों के बीच इस तरह का समझौता कैसे हुआ, ये अपने आप में एक संदेह का विषय है। लेकिन हुआ, तथ्य हमारे सामने है। चूंकि अब तो वो डॉक्यूमेंट उनके पास है, वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि वो डॉक्यूमेंट उनके पास है, जो ये समझौता जिसमें दरें लिखी गई हैं और अन्य सूचनाएं हैं, कैसे कैसे होगा कैसे नहीं होगा। उसमें पेनल्टी क्लॉजेस बिना डिफेंस के हैं बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश को इसमें वो पैसा देना ही देना होगा, भले ही वो बिजली ले या न ले। चूंकि मैंने आपको बताया कि उसकी अपनी जो उत्पादन क्षमता है उससे 40% कम की उसका अभी मतलब बिजली उसकी जरूरत में है। तो वो एकाएक कोई जादू करके एकाएक इतना अपना विकास नहीं कर सकती कि उसको इतनी नई जरूरत पैदा हो जाए। लेकिन उसने ये सौदा कर लिया। दूसरे, उसने सोलर से जो प्लांट अपने देश में लगाए हैं बांग्लादेश ने, उनकी जो उत्पादन दर है उसका 5 गुना कीमत है इस सौदे की, इस सौदे से खरीदी गई बिजली की। तो आज दुनिया में सब जगह वैकल्पिक ऊर्जा पर दुनिया जा रही है। यूरोप जा रहा है, US जा रहा है, चाइना जा रहा है, भारत भी जा रहा है। और वो ऊर्जा सस्ती पड़ रही है और वो पॉल्यूशन फ्री है। लेकिन और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं यूनाइटेड नेशन के मंच पर ये कह के आए हैं कि कोयले के द्वारा उत्पादन की गई बिजली को हतोत्साहित करेंगे, उस पर टैक्स लगाएंगे और वैकल्पिक ऊर्जा का
को तमाम तरह की सहूलियत देकर उसका विकास करेंगे। ये खुद हमारे प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन से कहा है। इसलिए इस रिपोर्ट में उस डिटेल्स का हवाला है कि लेकिन इसके बावजूद ऐसा कुछ हुआ। इसके कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं जो इस स्टोरी में उन्होंने लिए हैं। मैंने कुछ नोट किए। मैंने जैसा बताया स्टोरी उनकी है, मैंने सिर्फ उसका अध्ययन किया है और आप तक प्रस्तुत कर रहा हूं, चूंकि वो अंग्रेजी में है, वॉशिंगटन पोस्ट में है, बहुत सीमित जगहों में गई है और उस पर चर्चा नहीं हुई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जानकारी आप तक जाए। उसमें ये बताता है कि इस सौदे को होने के लिए क्या क्या चीजें आई और सरकार ने वो जो क्विड प्रो क्वो है उसके तहत क्या क्या किया। तो शुरुआत वो करते हैं कि जब 2014 का चुनाव हुआ, उसके पहले के चुनाव के कैंपेन में जिस जहाज का इस्तेमाल हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था, वो जहाज गौतम अडानी ने की कंपनी ने प्रोवाइड किया था। हम लोगों ने देखा है उस जहाज के तमाम चित्र तमाम तरह से पहले प्रचलन में और चर्चा में आ चुके हैं। उसका दोहराने का मतलब नहीं, ये तो तथ्य है, सबको पता है। तो वो कहते हैं कि इसके बाद 2015 में हमारे प्रधानमंत्री गए जब बांग्लादेश, तो उन्होंने अडानी जी के लिए डील हासिल की। ये उस स्टोरी का जिस्ट है। और उसको फिर सफल करने के लिए क्या क्या भारत में हुआ, अब वो डिटेल्स में कुछ आपको बताता हूं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस फैसले का विरोध किया था, जो कोयला सचिव थे भारत के, कि हमारे देश के कोयले को डिस्काउंट पे टाइकून्स को न दिया जाए। इसकी क्यों इनको फायदा दिया जा रहा है? जनता को फायदा दिया जाना चाहिए, टाइकून्स को नहीं। लेकिन बाद में इस विरोध करने पर वो हटा दिए गए अपने पद से, कोयला सचिव महोदय। और उनसे बात की है इसमें, उनका नाम अनिल स्वरूप है। हालांकि उन्होंने स्पेसिफिक अडानी के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन इस फैसले को उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा हुआ था और मैंने विरोध किया था। लेकिन इस स्टोरी का अध्ययन बताता है कि वो उसके बाद जो डिस्काउंट पे कोयले खदानें दी गई 2015 में, उसमें 1/3 से ज्यादा गौतम अडानी को मिली। अब आता है एक विधायक जो इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा था गोड्डा में, उसको अरेस्ट कर लिया गया, 6 महीने तक वो जेल में रहा। तो इस तरह से स्थानीय विरोध को, जो भारत में रहने वाले भारतीय हितों के लिए विरोध कर रहे थे, उनको जेल में डाला गया। कम से कम 3 बार ये स्टोरी बताती है सरकार ने कानूनों नियमों में संशोधन करके अडानी के कोयला व्यापार में कम से कम $1 बिलियन यानी 82,000 करोड़ रुपए की के फायदे में पाने में मदद की। ये स्टोरी डेवलप करती है, हिसाब लगा के बताती है। और वो मैं आपको बता ही चुका हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच वगैरह पर क्या कहा। इन्होंने चूंकि सबको क्वेश्चनर भेजे थे, प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोई जवाब नहीं दिया। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय ने, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोई जवाब नहीं दिया। अडानी ग्रुप के प्रवक्ता ने जवाब दिया, लेकिन इन सवालों पर, इन मुद्दों पर कोई जवाब नहीं दिया। गोड्डा के इस प्रोजेक्ट के बारे में, बांग्लादेश से सौदे के बारे में, और ये कहा कि हाँ, कंपनी जो है वैकल्पिक ऊर्जा में भारी निवेश करने वाली है, यानी जो अपनी कंपनी अपना प्रचार किया करती है, उस चीज को उसने सिर्फ जवाब में दिया, जवाब नहीं दिया। और भारतीय जिन अफसरों ने, डिपार्टमेंटल अफसरों से पूछा गया, उन्होंने भी गोलमोल बातें की और इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया। ये जवाब दिया कि 2030 तक भारत वैकल्पिक ऊर्जा में अपने देश की आधी जरूरत पूरी करेगा। जो हमारे मतलब भविष्य की संभावनाएं हैं या हमारी घोषणाएं हैं, वो दे दिया उत्तर में। वही उत्तर से वो लोग बचे। अच्छा, झारखंड के वित्त और ऊर्जा विभाग के अफसरों ने ऐतराज जताया था, क्योंकि राज्य के कानून में यह था कि 25% राज्य में जो भी बिजली घर वहां के कोयले पर या वहां की जमीन पर लगेगा, वहां एक कायदा बना हुआ था, एक कानून बना हुआ था कि 25% बिजली उसे सस्ती दर पर राज्य में इस्तेमाल के लिए देनी होगी। दूसरे प्लांट देते हैं, लेकिन इस मामले को उस समय चूंकि बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास की, वहां पर इस मामले को डांट के 2016 में रघुवर दास ने इन अफसरों को, जिन्होंने फाइल पर इसको विरोध लिख रखा है कि ये तो हमारे जमीन पर प्लांट लगा रहे हैं, प्रदूषण हमारे यहाँ करेंगे, लेकिन हमें क्या देंगे, जो हमारा नियम है उस नियम का पालन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। इस बात को रघुवर दास सरकार ने सुपरसीड कर दिया और अडानी की मदद की।
इससे राज्य को कम से कम $240 मिलियन का सालाना का नुकसान हुआ। ये कुछ फैक्ट्स जो इस स्टोरी में आए हैं कि कैसे कैसे मदद दी गई। दूसरे, ये प्लांट एक प्राइवेट आदमी का प्लांट है जो लगेगा भारत की जमीन पर, इस्तेमाल करेगा भारत का कोयला और अन्य कोयला, प्रदूषण हमारे यहां करेगा, लेकिन सारी की सारी बिजली बांग्लादेश को देगा और भारत को इसमें कोई टैक्स भी नहीं देगा। जैसा मैंने बताया कि इसमें इसका भी विरोध हुआ था, इसको भी उन्होंने सुपरसीड किया गया। फिर ये मामला चला गया था एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो देश की है, उसमें भी उनके भी कुछ नियम कायदे हैं। उन नियम कायदों के तहत उन्होंने जब इसमें पहली मीटिंग जब उसकी हुई 2016 में, तो उन्होंने उन चीजों पर ऑब्जेक्शंस लगाए कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं कि किसी दूसरे के देश के लिए अपने देश में पॉल्यूशन करके बिजली बनाए। लेकिन वो जो पुरानी कमेटी थी यूपीए के जमाने की, 2016 में रिटायर हो गई। 2016 में जैसे ही वो रिटायर हुई, नई कमेटी बनी, उसने पहली ही मीटिंग में एनवायरनमेंट क्लियरेंस इसको दे दिया। तो ये क्विड प्रोको कहां कहां है वो ये बताते हैं। इसके बाद कॉमर्स मिनिस्ट्री की बात आती है। कॉमर्स मिनिस्ट्री का रूल था कि किसी भी अकेले बिजली घर के लिए SEZ योजना उस क्षेत्र में लागू नहीं की जाएगी, क्योंकि SEZ के चलते एक टैक्स से एग्जम्पशन मिल जाता है कंपनियों को उस इलाके में। लेकिन अडानी की कंपनी ने 2019 में यह प्रस्ताव किया कि इस क्षेत्र को SEZ घोषित किया जाए, और बाद में अपने ही वाणिज्य मंत्रालय के फैसले को बदलकर सुरेश प्रभु साहब ने ये फैसला कर दिया कि नहीं, इस एरिया को SEZ घोषित किया जाएगा, और अडानी साहब को सीधे इससे अरबों रुपए का फायदा हुआ। इन तथ्यों के आधार पर ये स्टोरी करने वाले गैरी शिह, निशा मसीह और अनंत गुप्ता ने अपने स्टोरी के जो जिस्ट है उसमें ये पाया है कि ये क्विड प्रोको का मामला है। चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत से लोगों ने इंटरव्यू में उन्हें कहा है कि अडानी साहब की जो शक्तियां हैं हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उनका सीधे प्रधानमंत्री से संबंध है, जिसका कोई उत्तर प्रधानमंत्री कार्यालय ने नहीं दिया। ये स्टोरी में उन्होंने लिखा है। उन्होंने पूछा था सीधे सीधे उससे कि आप अपने संबंधों के बारे में बताएं, न इसका उत्तर गौतम अडानी के ग्रुप ने दिया, जिनको उन्होंने लगातार पत्र व्यवहार किया, और न किसी भी अन्य सरकारी अधिकारी ने। रघुवर दास साहब ने जवाब देने से इनकार कर दिया। सुरेश प्रभु साहब ने स्टोरी के अनुसार जवाब देने से इनकार कर दिया। ये स्टोरी है इस वॉशिंगटन पोस्ट की। आप बताइए, इतनी बड़ी स्टोरी पर इस देश में चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? ये देश में संवाद का विषय नहीं है? ये स्टोरी भारत में भारतीय मीडिया को नहीं, ये या इस तरह की तमाम स्टोरीज हैं, नहीं करनी चाहिए थी? कम से कम इनका फॉलोअप भी नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसी स्टोरी का आप फॉलोअप तक नहीं कर रहे हैं, तो आप किसका क्या करते हैं? आप फिर मीडिया क्यों है? आप भाई, आप अगर हमारे देश के लोगों का सवाल देश के लोगों के सामने ही नहीं रखते, तो अपने को मीडिया क्यों कहते हैं? कुछ और कहिए जो आप हैं। ये स्टोरी हमारे मुंह पे एक तमाचा है। हम उन सब लोगों पर, हमारी तो असमर्थता है, क्योंकि ऐसी स्टोरी करने के लिए हमारे पास साधन नहीं है। हम सिर्फ इसका अनुवाद एक तरह से कहिए आपको पढ़ के सुना सकते हैं, लेकिन जहां साधन है, जिन संस्थानों के पास वो साधन है, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने मीडिया और मीडिया कर्म की हत्या कर दी है। इतनी बड़ी स्टोरी और इस पर कोई चर्चा नहीं, और हमारे राजनीतिक दल भी इस शर्म से डूब मरने के काबिल हैं कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें यहां हो रही हैं और वो इस पर जनमत तैयार करने में असफल हैं। मानते हैं कि सरकार ने बहुत सी ऐसी शक्तियां अर्जित कर ली हैं पिछले 8 सालों में, जिस तरह से मीडिया, सोशल मीडिया पर कब्जा किया है, जिस तरह से झूठ के पारावार को एकदम सच में बदल दिया है और सच कहीं गुम हो गया है। हर उस सवाल को खतरे में डाल दिया जाता है, डराया धमकाया जाता है, जेल दिखा दी जाती है। जो सरकार की इस तरह की कार्रवाइयों का पर्दाफाश करता है, मानते हैं ऐसा सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद एक राजनीतिक दल होने के नाते और विपक्ष में होने के नाते आपकी जिम्मेदारियां उससे कहीं बड़ी हैं। दुनिया में इससे ज्यादा बुरी स्थितियों में
जो विपक्ष है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप इस बात से नहीं बच सकते कि आपको असमर्थ कर दिया गया है, क्योंकि आपको उस असमर्थता से लड़ना ही होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम एक की गई स्टोरी को, जो हमसे 7 समंदर पार की टीम ने की है, उसको अपनी भाषा में आप तक पहुंचाने का एक साधारण सा काम करने की शर्मिंदगी उठाने को बाध्य हैं। इतना ही, फिर हाजिर होंगे, यही सब करते रहते हैं। एक बार फिर नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।